आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर गुप्ता, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा क्योंकि ये जो खबर आती है इसको हम सुनते हैं और जितने कंज्यूमर्स होते हैं या जो दवाओं का इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत समझ में नहीं आता। वो सीधे चले जाते हैं नकली दवाएं हैं कि दवाएं खतरनाक हैं। थोड़ा सा ये समझाइए कि किस तरह का ये क्वालिटी चेक होता है, दवाओं को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता क्यों है, और जब ऐसी खबरें आती हैं तो इससे दवा बाजार पर कितना असर पड़ता है? देखिए, थैंक यू सो मच प्रवीण जी, और आपने इतना अच्छा शो किया। बिकॉज जनता को जागरूक करना बहुत जरूरी है। जो दवाइयों की बात करें, दवाइयाँ जीवन रक्षक प्रणाली के लिए होती हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारी जो डिजीज के लिए हम ट्रीटमेंट लेते हैं उनके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करती हैं, हमारी बीमारी को प्रिवेंट करती हैं, मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी मतलब बीमारी और डेथ दोनों को प्रिवेंट करती है कहीं ना कहीं। तो इनका गुण मानक क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी जरूरी है। इनकी जो पोटेंसी है, एफिकेसी है, बायोअवेलेबिलिटी है, वो बिल्कुल मानकों के अनुसार होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसका इफेक्ट ऐसा जैसा हम लोग प्लान करते हैं वैसा नहीं आता है। जब भी कोई दवा बनती है तो उसकी जो रिसर्च होती है उस पर देखा जाता है। कई सारे ट्रायल्स होते हैं, फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल, फिर मनुष्य पर ट्रायल होते हैं कि उस दवाई का उसकी मनुष्य की बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर बुखार है तो बुखार कितना कम हो रहा है, बुखार के अलावा बॉडी एक है, मसल एक है, या जॉइंट पेन वो कितना कम हो रहा है, जैसे पैरासिटामोल की बात करें या किसी और दवाई की बात करें, तो वो पूरा एक स्टडी करी जाती है। उसके बेस पे रिसर्च के बेस पे दवाई की डोज निर्धारित की जाती है कि इस एज ग्रुप में, इस वेट में, इस हाइट में इस दवाई को इतनी मात्रा में इस बीमारी के अगेंस्ट दिया जाना है। तो अगर उनकी पोटेंसी खराब हो गई, अगर उनकी एफिकेसी कम हो गई, अगर उनकी वायबिलिटी कम हो गई, तो डेफिनेटली जो एक्चुअली जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है मरीज के लिए बीमारी को ठीक करने का, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। वो उसका जो ध्येय है वो बिल्कुल निराधार हो जाता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बात करें। जैसे मान लीजिए बुखार की बात करते हैं, अगर पैरासिटामोल की डोज किसी को 650 देनी है, किसी को 500 देनी है, किसी को 250 देनी है। मान लीजिए 650 देने के बाद अगर बुखार नहीं उतर रहा है तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं कि हो सकता है फेब्राइल सीजर बढ़ जाए बच्चे में, या बड़ों में दौरा पड़ जाए, दिमाग में बुखार चढ़ जाए, कॉम्प्लिकेशन बुखार की वजह से और हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली आपके वाइटल ऑर्गन से जुड़ी हुई है। मेट्रोनिडाजोल है इन्फेक्शन के लिए, जो बातें अमीबियासिस के लिए, डिसेंट्री के लिए, अगर उसकी एफिकेसी ठीक नहीं है तो वो आंत को, कोलाइटिस है जो डिसेंट्री की वजह से उसको ठीक नहीं कर पाएगी, परफोरेशन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, डिसेंट्री से एनीमिया हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है। डायबिटीज की बात करते हैं, अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं है दवाई की वजह से, और डायबिटीज स्लो एक डिजीज है बहुत, जिसका पता भी नहीं लगता मरीज को कि शुगर बढ़ने या घटने से, वो सडनली बिना जांच के नहीं पता कर सकते। और अगर वो दवाई पे भरोसा कर रहे हो और उनको लगता है अरे दवाई शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट आएगा, कार्ड एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी। ये जो आपने बात कही ना, इसी से डॉक्टर गुप्ता एक और सवाल आता है, क्योंकि आप जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज हो रहा है तब बात अलग है, वो सारे वाइटल्स को देखते रहते हैं, लेकिन जब घर पर कोई जाता है, प्रिस्क्राइब करते हैं दवाइयाँ, तो आप भी भरोसे पर कि दवा कंपनियों ने अच्छी दवाई बनाई होगी, प्रिस्क्राइब कर दिया, वो दवाई लेकर घर जा रहे हैं, यानी कि एक ट्रस्ट, और अगर उस ट्रस्ट के साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है तो कुछ भी प्रिस्क्राइब करे, गड़बड़ी हो सकती है। देखिए प्रवीण जी, हर दवाई के साथ एक पूरा उसका डिस्क्रिप्शन होता है। आपने देखा होगा इंजेक्शन के साथ एक लीफलेट जैसी रखी होती है, उसमें पूरा कुछ लिखा होता है। रिसर्च मॉलिक्यूल कितना है, क्या क्या इसकी डोज होनी चाहिए, क्या वेट के हिसाब से डोज होनी चाहिए, एज ग्रुप के हिसाब से कितनी डोज होनी चाहिए, कितने आवरली देना है, 8 आवरली देना है, 6 आवरली देना है, कौन से रूट्स में देना है, आईवी देना है, ओरल देना है, इसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, सब कुछ लिखा होता है। बिकॉज वो रिसर्च बेस्ड होता है। उसी रिसर्च को बाइबल या गीता मान के डॉक्टर्स क्या करते हैं, मरीज को देते हैं। अगर इफेक्ट नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को फिर बदनाम उंगलियां खड़ी होती है कि डॉक्टर अच्छा नहीं है, अस्पताल अच्छा नहीं है, इलाज अच्छा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए, जो हमारे जो इकोसिस्टम में जो पिलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल, मरीज, 3 मेन पिलर्स हैं। अगर तीनों इससे अफेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज अगर दवाइयां अच्छी नहीं मिलेंगी तो मरीज पे उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, डेथ होंगी, या बीमारियां बढ़ेंगी, या उनकी रिकवरी फास्ट नहीं होगी, या रिकवरी लेट होगी, मॉर्बिडिटी बढ़ेगी। तो एक किसी के लिए भी अच्छा नहीं, चाहे इंश्योरेंस कंपनी है उनके लिए अच्छा नहीं। बहुत सारे इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं जो नॉर्मली मरीज 3 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, अगर दवाइयां की क्वालिटी अच्छी नहीं तो उसको 5 दिन लगेंगे, उसका बिल ज्यादा बनेगा। तो या तो मरीज देगा अपनी जेब से, या इंश्योरेंस कंपनी देगी, या सरकार के, अगर सरकारी अस्पताल है तो वहां पे सरकार को बहन करना पड़ेगा। तो इसका आर्थिक बोझ भी पड़ रहा है सरकार पे। तो इसके बहुत मल्टी
इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था पे हो, चाहे मरीज की बीमारी पे हो। घर के लिए देखें, अगर कोई मरीज बीमार है तो घर का सिस्टम खराब हो जाता है सारा, अगर छुट्टी नहीं मिल रही। या मैं कहता हूँ हाइपरटेंशन की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की दवाइयां भी फेल हो गई हैं। तो अगर मान लीजिए हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है तो स्लो किलर से किडनी डैमेज हो जाएगी, लिवर डैमेज होगा, आई डैमेज होगी, रेटिना जी डैमेज हो जाएगी, आपकी नर्व्स डैमेज होंगी। तो लॉन्ग टर्म में इनके इफेक्ट जो हैं वो बहुत खतरनाक हो सकते जी, हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा तरीका भी समझूंगा आपसे। तो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है ये। डॉक्टर डी.के. गुप्ता, चेयरमैन फेलिक्स हॉस्पिटल, पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, रजत मिश्रा, साइंस पॉलिसी रिसर्चर, सभी मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, ब्रेक से पहले जहां डॉक्टर सोनकर ने बात को छोड़ा, मैं चाहूंगा उसको थोड़ा सा आप आगे बढ़ाएं कि आजकल छोटी उम्र में एक तो दवाइयां और खासतौर पर ये लाइफस्टाइल वाली, जिसको हम देखते हैं रेगुलर, कि अब तो ये रोज लेना है, अब तो ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हो गया टाइप्स बातें आती हैं, और ये अभी इस दौर में बढ़ी है। उसके लिए हमारी लाइफस्टाइल, खान पान, आबो हवा, ये सारी चीजें जिम्मेदार है, इस पर भी हम बात करते रहे हैं। और दूसरा, कंज्यूमर के तौर पर, यानी कंजम्पशन के तौर पर, हम उत्पादक तो बड़े हैं, क्या कंज्यूमर भी सबसे बड़े दवाओं के हम ही दिखाई पड़ते हैं? देखिए डॉक्टर प्रवीण, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या की, तो रफली एक समय 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं इंडिया में। और जो हम बात करते थे एवरेज लाइफ, जो बात करते थे आज से जो समय आजाद हुआ था देश, लगभग 50, 60, 70 साल पहले, 75 साल पहले, तब रफली 49 ईयर्स होती थी। करंटली ये 73 ईयर्स हो गई है। तो जो एजिंग थी वो बढ़ गई है, मतलब जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जिसको बोलते हैं वो 49 से 73 ईयर्स हो गई, रफली डबल, और बढ़ ही रही है धीरे धीरे। तो उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल डिजीज है उसका एपिडेमिक आ चुका है इंडिया में। क्या मैक्सिमम कंट्रीज में, इंडिया भी उससे अछूता नहीं है। हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो दुनिया भर में नंबर 2 पे हम आते हैं डायबिटीज में। रफली 10 मिलियन से ज्यादा, मतलब लगभग 10 करोड़ से ज्यादा यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स हैं। प्री डायबिटिक जानेंगे तो 20 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। हर चौथा व्यक्ति हाइपरटेंसिव है। कार्डियक फेलियर की बात करें, हार्ट अटैक की बात करें, तो हम लोग पूरे दुनिया में कहीं टॉप 5 में आते हैं। कैंसर की बात करेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ कैंसर की वजह से हो रही है। तो ये इतनी सारी बीमारियां बढ़ रही हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि एजिंग बढ़ रही है, तो एबनॉर्मल सेल्स हो रही है, मेंटल स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल हमारे अच्छा नहीं है, हम खाते अच्छा नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, हम एरोबिक्स नहीं करते, मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, स्पेशली पोस्ट कोविड का देख रहे होंगे, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दवाइयों पे हमारा जो कहते हैं डिपेंडेंसी है वो बहुत बढ़ गई है। अगर दवाइयां अच्छी नहीं होंगी, सारा जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। अगर आपकी दवाइयां, खासकर जैसे बात करें, हम सब में अभी करें, विटामिन डी डिफिशिएंसी होगी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी होगी, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मल्टीविटामिन ले रहा होता है। और आप अगर 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो 80 लोगों का विटामिन डी या विटामिन B12 कम मिलेगा। तो अगर आप सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और तब भी वो चीजें पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर आपको फटीग रहेगा, थकावट रहेगी, वीकनेस रहेगी, फोकस अच्छा नहीं होगा, मसल पेन रहेगा, बॉडी एक रहेगा, और बहुत सारे सिम्टम जो डिफिशिएंसी होते हैं। अगर हम डायबिटीज की बात करते हैं, हाइपरटेंशन की बात करते हैं, कार्डियक प्रॉब्लम की बात करते हैं, अगर उनकी दवाइयां अच्छी नहीं होंगी, जिनका इफेक्ट, डिजायरेबल इफेक्ट है, वो नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल ठीक नहीं है। और डेफिनेटली इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि अलार्म करने की जरूरत है, कि बिकॉज इसमें कोई भी अभी एडल्ट्रेशन की बात नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ है कि इसमें कुछ मिलावटें हुई है जिससे दिखाया गया। उन्होंने बोला क्वालिटी सब स्टैंडर्ड है, मतलब जो जिस काम के लिए बना गया है उस मात्रा में उतना इफेक्ट नहीं दे रही है। तो इसलिए इस पे ऐसा नहीं है कि जानलेवा और हो गया है। डॉक्टर सोनकर जो कह रहे थे कि अगर दवाओं पर आप आ जा रहे हैं जल्दी, तो आपका अपना इम्यून या रोग प्रतिरोधक क्षमता है इन चीजों से लड़ने के लिए, आपका शरीर जो निर्माण करता है, जो हम जानते हैं कि कुदरत ने भी हमारे शरीर को ऐसा बनाया कि खुद ठीक करेगा। क्या अगर दवाइयां बहुत रेगुलर ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म में ले रहे हैं, तो फिर वो चीज खत्म हो जाएगी? नहीं, प्रवीण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं डॉक्टर सोनकर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे पहले हम लोग बात करते थे हाई ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, लोग 50-60 के बाद शुरू होती थी बीमारियां। कभी ये नहीं बोला जाता था कि 35 साल के लोग को या 30 साल के व्यक्ति को डायबिटीज हो गया है, या 25-30 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है। इवन बच्चों में हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो ये कैंसर जो है इतना कॉमन है मिडिल एज ग्रुप में, स्मॉल एज ग्रुप में। तो ये नॉर्मली बीमारियां हम बोलते थे हम लोग की वृद्धावस्था की बीमारियां होती थी। बट बिकॉज जो एपिडेमिक बढ़ रहा है, जो इस समय वातावरण, जितना प्रदूषण बढ़ गया है, जितने सारे लाइफस्टाइल चेंजेस आ गए हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी हमारी कम हो गई है, डेफिनेटली बीमारियां बढ़ गई हैं और दवाइयों पर डिपेंडेंसी बढ़ गई है।
भारत एक बहुत बड़ा उत्पादक भी है और भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, और कंज्यूमर इसीलिए शायद ठीक है, जंग मैं मेडिसिन इसको के थोड़ा डिटेल में आप लोगों से समझूंगा। डॉक्टर सोनकर, ब्रेक पर जाऊं से पहले आपका एक कमेंट चाहूंगा ताकि ये आगे चर्चा को बढ़ाने के लिए आधार भी बने कि हमारे देश में ये जो कंजम्पशन बढ़ा, इसमें लाइफस्टाइल पर हमने कई बार बात की है। जो मार्केट बढ़ा है दवाओं का, इसमें मार्केटिंग या दूसरे कोई पहलू भी आप पाते हैं, या आपको लगता है नहीं इसकी जरूरत है ही, क्या करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है? देखिए, लाइफ स्टाइल इज अ मेजर इशू। और देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बात है और आपकी लाइफ कैसी है वो दूसरी बात है। भले ही आप 70 साल जी रहे हों, अगर आप गूगल करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ डॉक्टर, तो आपको नॉर्मल आदमी से 10 साल कम उम्र उसमें बताता है कि 10 साल कम जीता है एक डॉक्टर ही जो दवा देता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मुझे जो लगती है वो ये है कि दवाओं का जो इस्तेमाल बढ़ा है, उसकी वजह से ड्रग रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो अभी आने वाले समय में रिकॉर्ड होगी, बहुत सारी रिसर्च लेवल पर ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुकी है, भी रिवील नहीं की गई है, वो एक बहुत बड़ी जो है समस्या के तौर पे आने वाली है। बहुत सारे ऐसे संक्रमण होंगे जो ड्रग रेजिस्टेंट होने की वजह से होंगे और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं होंगी। अब आप समझिए कि छोटे छोटे बच्चों, दवाएं कितनी कॉमन हो गई, कितनी पॉपुलर हो गई कि हर घर में आपको मेडिसिन मिलेगा और हर घर में एक तो प्रिस्क्राइब करने वाला बैठा है, वो एडवाइस करने वाला, ये दवा खा लो, ये दवा खा लो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ऐसे लाइफस्टाइल की बात करनी चाहिए जिसमें मेडिसिन की जगह ना हो। मेडिसिन आप लेंगे, बॉडी रेजिस्टेंट होगी धीरे धीरे। और दूसरी चीज, जितनी मल्टीविटामिन्स हैं, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को खुद बहुत सारी विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज करने के लायक नहीं छोड़ती, क्योंकि आप उनको बाहर से सपोर्ट दे रहे होते हैं, बॉडी खुद उसको प्रोड्यूस नहीं करती, फिर आपकी डिपेंडेंसी हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो लगातार जो है इस तरह के फूड सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन उनमें डिफिशियंसी बनी रहती है। वो आप जब ब्रेक के बाद लौटेंगे, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी जी देंगे जी, तो मैं आपको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो मैं दर्शकों से कहूंगा, रजत से भी मुझे बात करनी थी। रजत, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आंकड़ों के साथ में कंजम्पशन की जो मैं बात कर रहा था उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। ब्रेक के बाद लौटते हैं, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। और अचानक से हम देख रहे हैं एक नया कल्चर आ गया है। डॉक्टर गुप्ता, मैं रजत आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर गुप्ता, हम दवाइयों की बात कर रहे थे और ये जो विटामिन टेबलेट्स होती हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं, इनको हम हमेशा अलग रखते हैं। हम मानते हैं तो सेफ जोन है, ये दवाइयां थोड़ी हैं, ये तो सप्लीमेंट्स हैं। क्या इसको भी उसी जोन में रखना चाहिए? देखिए, जैसे डॉक्टर सोनकर करते थे उससे मैं थोड़ा सा डिफरेंट करूंगा इस पर, कि डॉक्टर स्वाति कह रही थी कि जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, तो अगर आपके लिए कोई न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है, मीन चाहे विटामिन डी है, विटामिन B12 है, आयरन डिफिशियंसी है, आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो हम कोशिश करते हैं पहले डॉक्टर्स कि आपको सप्लीमेंट ना दे के जो आपके जो फूड्स हैं, जो आपका जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं से हम उसको सप्लीमेंट करें। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बतानी है, किसी को हमने विटामिन डी के लिए एग बोलना है या नॉन वेज बताना है, तो नॉर्मली हम लोग डाइटिशियन हमारे हर हॉस्पिटल में होती है जो सप्लीमेंट करती है आपकी डाइट से क्या क्या चीज सप्लीमेंट होती है। जब डिफिशियंसी एक क्रिटिकल लेवल से लोअर होती है, जैसे मान लीजिए किसी का हीमोग्लोबिन 6 से कम है, तब हम उसको बोलते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए या आपको आयरन इन्फ्यूजन चाहिए, बिना तो काम नहीं चल सकता है। तो ये एक लेवल्स है कि क्रिटिकल डिफिशियंसी है, मॉडरेट डिफिशियंसी है, माइल्ड डिफिशियंसी है। और नॉर्मली क्या होता है, जब पता नहीं कैसे सरकार अलाउ कर रही है, बड़े बड़े मल्टीविटामिन का ऐड देख रहे होंगे आप, ऐसे ऐड देख रहे हैं कि नॉन वेज मल्टीविटामिन है, वेजिटेरियन मल्टीविटामिन है, मतलब टारगेट ऑडियंस बना रखे कि जैन को देना है या हिंदू को देना है या नॉन वेज हिंदू को देना है, वेज हिंदू को देना है। तो कहीं ना कहीं इस पे ये सोचना चाहिए हमें कि इसको कॉमर्शियल प्रोडक्ट ना बना के, मार्केटिंग का प्रोडक्ट ना बना के, इसको डॉक्टर्स की उस पर छोड़ना चाहिए, विवेक पे, कि अगर डॉक्टर्स को लगता है और जो मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर्स को भी ऐसा नहीं कि डॉक्टर के विवेक पे डॉक्टर के पास कोई एविडेंस नहीं होगा। हमारे पास सबके पास गाइडलाइंस है, SOPs है हर चीज की। सिर्फ बीमारियों की नहीं होती है, विटामिन डिफिशियंसी की भी ये बीमारी है, अगर कोई विटामिन डिफिशियंसी है, कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, तो उसकी भी गाइडलाइंस है। उन गाइडलाइंस के अनुसार डॉक्टर्स को पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए, और वो एविडेंस बेस्ड है, वो किसी घर की बनाई नहीं है, वो 100 साल से 200 साल से 300 साल रिसर्च चल रही है, उसके बेस पे बहुत सारी पैथी है, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदी हो, यूनानी हो, कोई सी भी आयुष हो,
वो सब अपने हिसाब से उसको ट्रीट करते हैं। तो मैं इसी को रिकमेंड करूंगा कि डॉक्टर्स पे जाए, ओवर द काउंटर मेडिसिन ना ले, अखबार का ऐड और टीवी का ऐड देख के ना ले, किसी की पुराना पर्चा चल रहा, बहुत सारे ये भी करते हैं, डॉक्टर ने दिया कि विटामिन डी डिफिशिएंसी किसी की बहुत सारी कम आ गई, 20-25 निकल के आता, तो हम कई बार हमें आपको इंजेक्शन देना पड़ता है या विटामिन डी की टेबलेट देनी पड़ती है 5-7 और या वीकली देनी पड़ती है। बट डॉक्टर तो कहता है कि 5-6 हफ्ते तक लेना है, 3 महीने तक लेना है। मरीज उसी पर्चे को रिपीट करता जा रहा है, उसे लगता है विटामिन है तो कोई नुकसान नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया देयर इज ए वन डिजीज दैट इज हाइपर विटामिनोसिस आल्सो। विटामिन ए है, विटामिन डी है, जो नॉर्मली फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो अगर एक मात्रा से ज्यादा आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है तो वो हार्मफुल है आपके लिए। तो कहीं ना कहीं चाहे वो विटामिन हो या कोई भी ड्रग, हाँ, समस्या ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया डॉक्टर गुप्ता कि चलिए दवाइयों को लेकर तो हम तो ये देख रहे हैं, जैसा डॉक्टर सोनकर ने भी कहा था कि घर में एक प्रिस्क्राइब करने वाला, चलो ये दवाई ले लो। आजकल एंटीबायोटिक्स भी अपने मन से ले लेते हैं, पैरासीटामोल, सरदर्द की दवाइयाँ, इन सब में तो कोई बहुत ज़्यादा सोचता विचारता ही नहीं है। ये तो ऐसी चीज़ें हो गई कि घरेलू नुस्खे टाइप का हो गया, इस तरह से दवा। लेकिन विटामिन तो ऐसी चीज़ है जिसमें कोई मना भी नहीं करता, उनको लगता है ये तो हार्मलेस है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आज हमने कोई बहुत बड़ा समाधान रखा है, लेकिन भारत का सवाल का आज का ये एपिसोड है, मैं कहूंगा ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और तमाम जगहों पर उपलब्ध रहेगा। ये दर्शकों को देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक जागरूकता, एक सतर्कता मिलेगी और एक जहन में ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है कि हम दवाइयाँ जो गपागप खा रहे हैं मूंगफली की तरह, वो इतना आसान और इतना सहज हम मान रहे हैं कि डॉक्टर सोनकर ने इसको बहुत एम्फेसाइज किया है। आप अपने शरीर और कुदरत ने जो आपको ताकत दी है, इम्यून दिया है, उसको खत्म करते चले जा रहे हैं। और लगभग यही बात जो है डॉक्टर स्वाति ने, डॉक्टर डी के गुप्ता ने भी कही है। आप सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। रजत, आपका धन्यवाद, आपने कई रिसर्चेस को हमारे सामने रखा। डॉक्टर स्वाति, आपका धन्यवाद। डॉक्टर डी के गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर, हमेशा की तरह उन्होंने काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें हमसे साझा की। आपका भी सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो आज भारत का सवाल में इतना ही, लेकिन इसी तरह के मुद्दे जो आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, आपकी बेहतरी से जुड़े हुए हैं, हम लगातार उठाते रहेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।